शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे कि मुझे किसी काम से गांव जाना हुआ। मैंने रचना से भी साथ चलने को कहा तो वो मना कर अपने मायके चली गई। कुछ दिनों बाद उसका फोन स्विच ऑफ आने लगा और उसके घर वालों से भी कोई बात नहीं हो पा रही थी। जब मैं काम खत्म करके उसके घर गया तो मुझे पता चला कि वो किसी के साथ भाग गई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था। फिर करीब 7 महीने बाद जब मैंने उसे देखा तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि मेरा नाम ऋषभ है। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूँ कि मेरी शादी रचना जैसी कन्या से हुई। ऐसा नहीं है कि हम दोनों में पहले से ही प्यार था। रचना और मेरी शादी घरवालों की मर्जी से हुई है। रचना बहुत ही सुंदर है। शुरुआत में तो मुझे लगा था कि वो मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी, लेकिन जब मैं उसे देखने गया तब उसने मुझे पसंद कर लिया और मुझे उसके स्वभाव का भी पता चल गया। उनका परिवार बहुत अच्छा था। जब से रचना शादी करके मेरी जिंदगी में आई तब से मानो मेरी जिंदगी ही बदल गई हो। सभी मुझसे कहते थे कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। अभी मेरी शादी को करीब 3 महीने ही हुए हैं। मेरा शुरू से ही सपना था कि मैं शहर में एक वस्त्रों का शोरूम बनवाऊं। मैंने रचना को इसके बारे में भी बताया। रचना को यह अच्छी तरह पता है कि यह मेरे लिए कितना बड़ा सपना है। मैं दिन रात अपने सपने को पूरा करने में लगा रहता हूँ। आखिरकार बहुत मुश्किल से शहर में मुझे एक जगह मिली, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा थे, इसलिए मैंने अपने गांव की जमीन को बेचने का फैसला किया। जमीन में मेरे पिता के दूसरे भाइयों का भी हिस्सा था। इसी काम के लिए अब मुझे कुछ दिनों तक गांव में ही रहना होगा। मैंने रचना को अपने साथ गांव चलने के लिए कहा, क्योंकि पता नहीं वहां पर कितना समय लग सकता है, लेकिन उसने वहां जाने से मना कर दिया। रचना ने कहा कि वो अपने मायके चली जाएगी। मैंने भी सोचा कि ठीक है। रचना अपने मायके चली गई और मैं अपने गांव। इस दौरान मैं रचना से फोन पर बात किया करता था। जमीन के कागज और सारी बातों में समय लग रहा था। बीच बीच में मेरी रचना से बात होती रहती थी। मैंने एक शाम उसे फोन किया तो वो कुछ बदली बदली लग रही थी। वो कुछ ज्यादा बोल नहीं रही थी। मैंने पूछा कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? वो बोली कि मुझे आपको कुछ बात बतानी है। मैंने कहा कि बताओ, क्या बोलना चाहती हो? वो कुछ देर चुप रही और फिर बोली कि नहीं, अभी नहीं, मैं आपको मिलकर ही बताऊंगी। मैंने भी कहा कि ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी जिंदगी में इतनी बड़ी बात होने वाली है। अगले दिन दोपहर जब मैंने रचना को फोन किया तो उसने मेरा फोन नहीं उठाया। मैंने भी सोचा कि कुछ काम में बिजी होगी, इसलिए मैंने उस समय उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मैं सारा दिन अपने काम में उलझा रहा। काम भी जरूरी था, क्योंकि वो खत्म करके ही मैं जल्दी से रचना के पास वापस जा सकता था। दिन भर के काम के बाद मैंने फिर शाम को रचना को फोन किया, लेकिन इस बार उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैंने फिर सोचा कि शायद किसी काम से बाहर गई होगी और मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होगा। मैंने रात को उसे फिर से फोन किया, क्योंकि दिन भर बात हो ना हो, लेकिन रात में हम जरूर बात किया करते थे। लेकिन रात में भी उसका फोन स्विच ऑफ बता रहा था। अब मुझे रचना की चिंता होने लगी, लेकिन कुछ देर बाद फिर मैंने सोचा कि वो अपने घर पर ही तो है, अगर ऐसी कुछ बात होती तो मुझे फोन आ जाता। कुछ देर यही सब सोचने के बाद मैं सो गया। मैंने सोचा कि उसके घर में किसी को फोन करूं, लेकिन रात में उस समय फोन करना मैंने उचित नहीं समझा। सुबह उठते ही मुझे यही ख्याल आ रहा था कि मैं रचना से बात करूं। सुबह भी मैंने उसको फोन किया, लेकिन अभी भी वही बात, उसका फोन स्विच ऑफ ही था। अब मैंने उसकी मम्मी को फोन किया, लेकिन उन्होंने भी मेरा फोन नहीं उठाया। अब मुझे चिंता होने लगी थी। मन में अलग अलग से ख्याल आ रहे थे, क्योंकि किसी से भी मेरी बात नहीं हो पा रही थी। करीब 3 दिन तक ना रचना का फोन आया ना उसकी माँ का। मैं अपने काम में लगा रहा। फिर एक शाम मेरी सासू माँ का फोन आया। मैंने उनसे गुस्से में पूछा कि रचना कहाँ है। वो बोली, रचना अपनी एक चचेरी बहन की शादी में गई है। शायद वहां नेटवर्क नहीं होगा, इसलिए बात नहीं हो पा रही है। मेरा गुस्सा कुछ शांत हुआ। मैं काम के चक्कर में भूल ही गया था कि रचना ने मुझे बताया था कि वो वहां जाने वाली है। मेरी चिंता कुछ कम हो गई और मैं वापस अपने काम में लग गया।
रचना वहाँ 5 दिन रुकने वाली थी, इसलिए मैंने सोचा कि शायद इन 5 दिनों तक मेरी रचना से कोई बात नहीं हो पाएगी। मेरा काम भी लगभग खत्म ही हो गया था। मेरे हाथ में पैसे 2 से 4 दिन में आने ही वाले थे। जैसे ही मेरे हाथ में पैसे आए, मैं वहां से निकल गया। वहां से निकलने के बाद मैं सीधा रचना के घर गया उसे लेने के लिए। जैसे ही मैं वहां पहुंचा, मुझे देखकर मेरी सांस खुश होने के बजाय डरी हुई सी दिखाई दे रही थी। मैं कुछ देर वहां बैठा, उनसे रचना के बारे में पूछा। वो बोली कि वो अभी आई नहीं है। मैंने हैरानी से पूछा कि आई नहीं है, क्या मतलब? अभी तक उसका फोन भी नहीं लग रहा। आप मुझे वहां के किसी का नंबर दे दीजिए, मैं बात कर लूंगा। कितने दिन से रचना से बात नहीं हुई है। वो कुछ देर सोचती रही, फिर बोली कि अभी मेरे पास किसी का नंबर नहीं है, मैं आपको किसी से पूछ कर देती हूँ। करीब 8 दिन हो गए थे मुझे रचना से बात किए। मुझे रचना पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसका फोन स्विच ऑफ क्यों है। साथ ही यदि उसका फोन काम नहीं कर रहा है तो वो किसी के भी फोन से बात तो कर सकती थी न, लेकिन इतने दिनों से उसने मुझसे बात तक नहीं की। मैंने सोचा था कि जब वो आएगी तो मैं उसे जरूर डांटूंगा। इसके बाद मैं अपने घर वापस आ गया। कुछ दिनों तक तो मेरी सास का भी फोन नहीं आया। करीब 12 दिन हो गए थे। मैं फिर उनके घर गया, लेकिन अब वो भी अपने घर पर नहीं थी, न ही मेरा फोन उठा रही थी। अब मेरे मन में बहुत सारे विचार आने लगे कि आखिर बात क्या है जो रचना और उसके घर वाले मुझसे इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। मैंने उन्हें मैसेज भी किया कि अब मैं पुलिस के पास जाऊंगा। मेरी इस धमकी से शायद वो डर गई और उनका फोन आया। वो बोली कि बेटा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, तुम घर पर आ जाओ। अब मेरी चिंता बढ़ती जा रही थी। आखिर ऐसी क्या बात है जो ये सब मुझसे छिपा रहे हैं। मेरी पत्नी ने मुझसे 20 दिनों से बात तक नहीं की थी। मैं अगले ही दिन उनके घर गया। मेरी सास का मुंह उतरा हुआ था। मैं बहुत गुस्से में था। मैंने आते ही उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा कि कहाँ है रचना। मेरी सास मुझसे बोली कि बेटा, अब मैं जो तुम्हें बताने वाली हूँ उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होगा, लेकिन यही सही है। वो बोली कि रचना किसी के साथ भाग गई है। मुझे तो मेरे कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ कि मैंने क्या सुना। मैंने बोला, आपको क्या लगता है कि आप यूं ही कुछ भी बोलोगे और मैं मान जाऊंगा? वो बोली, बेटा, यही सच है। शादी के पहले वो किसी से प्यार करती थी। जब वो वहाँ गांव में अपनी बहन की शादी में गई थी तो वो उसे वहाँ मिल गया और वो मौका देखकर वहाँ से भाग गई। मैं जानती हूँ कि तुम उससे बहुत प्यार करते हो, लेकिन अब यही सच है, तुम्हें उसे भूलना होगा। हम लोग पुलिस के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारी बदनामी होगी, इसलिए हम इस बात को तुमसे छिपा रहे थे। मेरे मन में अब यही चल रहा था कि वो मेरे साथ 3 महीने तक रही। जितना मैं उसे जानता था कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकती, लेकिन उसकी माँ ये कह रही थी तो मैं कैसे ना मानता। मेरा मन अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था। मेरी सास मेरे आगे रो रही थी और मुझसे माफी भी मांग रही थी। जब मेरे घर वालों को ये बात पता चली तो उन्हें भी विश्वास नहीं हुआ। रचना स्वभाव से बिल्कुल ऐसी नहीं लग रही थी। रचना की मां को देखकर मैं और मेरे घर वाले चुप हो गए। हमने इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया। मैं अपने साथ हुए इस धोखे को बर्दाश्त नहीं कर पाया। मैंने रचना को बहुत प्यार किया और उसने इसका क्या सिला दिया। मुझे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब तो रचना नाम से मुझे नफरत सी हो गई थी। मेरी जिंदगी पर इसका बहुत असर हुआ। मैं जिस शोरूम की शुरुआत करने वाला था उसके लिए मेरे पास अब सब कुछ आ गया था, लेकिन फिर भी मुझे अब कुछ करने का मन नहीं हो रहा था। किसी के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ हो तो वह कैसे खुश रह सकता है। मेरे घर वालों ने मुझे बहुत समझाया। मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की। मैं बस यही चाहता था कि वो मुझे मिले तो मैं उससे पूछूं कि आखिर में उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। धीरे धीरे समय बीतता गया। उसे गए हुए अब 7 महीने हो गए थे और मैं भी अब उसे भूलकर अपनी जिंदगी में वापस बिजी होने की कोशिश करने लगा। एक शाम मुझे किसी काम से उसके घर की तरफ से होकर जाना हुआ, तो ऐसे ही मेरा ध्यान उसके घर की छत पर गई तो मुझे वहां पर रचना दिखाई दी।
पहले तो मैंने सोचा कि शायद यह मेरा वहम है, फिर मैंने तुरंत उसके घर का दरवाजा बजाया। मेरी सास ने दरवाजा खोला और वो मुझे देखकर ही डर गई। दरवाजा खुलते ही मैं अंदर जाने लगा। मेरी सास ने मुझे बहुत रोका लेकिन मैं नहीं माना। जब मैं छत पर गया तो रचना को देखकर हैरान रह गया। रचना व्हील चेयर पर बैठी थी। रचना ने मुझे देखा और उसकी आंखों से आंसू आ गए। मैंने उससे पूछा कि यह क्या और कैसे हुआ, तो रचना ये सुनकर बस रोने लगी। मेरी सास बोली कि बेटा, रचना जब शादी में गई थी तब उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसे ऐसी जगह चोट आई जिसके कारण अब वो चल नहीं सकती। एक्सीडेंट के समय भी बेहोशी में ये यही कह रही थी तुम्हें ना बताए, वो कुछ काम के लिए गए हैं। डॉक्टर ने जब बताया कि हो सकता है कि रचना अब चल ना सके, इनके इलाज पर बहुत ज्यादा पैसा लगेगा, तब भी मैंने कहा कि दामाद जी को बता देते हैं, लेकिन रचना ने मना कर दिया और कहा कि मैं उनकी जिंदगी खराब नहीं कर सकती। उनका सपना है शोरूम खोलने का, अगर मैं उनकी जिंदगी में जाऊंगी तो उन पर बोझ ही बनूंगी। इसलिए रचना ने ये झूठ तुमसे कहने को कहा था ताकि तुम उसे भला बुरा कहकर उसे भूल जाओ, उससे नफरत करने लगो। मेरी पत्नी मुझसे इतना प्यार कहती थी, ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैंने उससे कहा कि रचना, अगर मेरे साथ ऐसा कुछ हो जाता तो क्या तुम मुझसे दूर चली जाती? रचना ने रोते हुए कहा कि ऐसा मत बोलो, मैं आपकी दोषी हूँ। एक्सीडेंट में हमारा बच्चा जो मेरे गर्भ में था वो भी नहीं बचा। मैं आपको ये खुशखबरी देने वाली थी लेकिन आप मुझे भूल जाए, दूसरी शादी कर लीजिए। मैं आप पर बोझ नहीं बनकर रहना चाहती। रचना की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। कितने दिनों से उसने इन्हें रोक रखा था। मैंने रचना को बीते कुछ महीनों में ना जाने क्या कुछ नहीं कहा, लेकिन अब वो रचना को एक पल भी अपने से दूर नहीं रखना चाहता था। मैंने रचना की एक बात भी नहीं सुनी और उसे अपने साथ ले आया। अब कोशिश यही है कि वो फिर से चल सके। मैंने अपना शोरूम बेच दिया और अच्छे से अच्छे अस्पताल में रचना को दिखाया है। मुझे उम्मीद की किरण दिखाई दे रही है। मैं भगवान से बस यही चाहता हूँ कि वो फिर से अपने पैरों पर चल सके। दोस्तों, आपको मेरी ये आज की स्टोरी कैसी लगी? कृपया कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी को सुनने के लिए प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।